नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से संबंधित भाग 2 का वीडियो देखेंगे। यह वीडियो श्रृंखला घटना चक्र के पॉइंटर करंट अफेयर्स पर आधारित है, जो जून 2020 से जून 2021 तक घटित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। सर्वप्रथम है कि न्यूयॉर्क विधानसभा के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था 5 फरवरी को, और इस 5 फरवरी को न्यूयॉर्क विधानसभा ने कश्मीर अमेरिकन डे के रूप में घोषित इस तिथि को किया है। इसके पश्चात है कि 5 फरवरी को ही प्रतिवर्ष पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर एकता दिवस या कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। इसके पश्चात है सामरिक रूप से आक्रामक हथियारों की कटौती एवं सीमा बंधन के लिए उपायों पर अमेरिका एवं रूस के मध्य एक संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। उस संधि का नाम था न्यू स्टार्ट संधि। यह मूल रूप से परमाणु हथियारों में कटौती को लेकर के संबंधित यह संधि थी, जो अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। यह संधि 5 फरवरी 2011 ईस्वी को प्रभावी हुई थी तथा इसकी मूल निर्धारित अवधि थी 5 फरवरी 2021 तक इसकी निर्धारित अवधि थी, यानी 10 वर्षों तक यह संधि लागू रही थी। इसके पश्चात अमेरिका एवं रूस ने आपसी सहमति के आधार पर ही न्यू स्टार्ट संधि को अगले 5 वर्षों तक विस्तारित किया है। अब यह संधि 4 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। आगे है, प्रति वर्ष विश्व में मृत्युदंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि मृत्युदंड से संबंधित जो भी वैश्विक आंकड़े होते हैं वह एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। वहीं जनवरी से दिसंबर 2020 के दौरान मृत्युदंड के न्यायिक प्रयोग पर आधारित रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा 21 अप्रैल 2021 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में मृत्युदंड की सज़ा विश्व के 18 देशों के द्वारा क्रियान्वित की गई थी तथा वर्ष 2020 के अंत तक कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त 108 देशों ने कर दिया है, यानी कि 108 देशों में मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। वहीं चीन के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, चीन के अतिरिक्त वर्ष 2020 में सर्वाधिक मृत्युदंड कहाँ क्रियान्वित किया गया है? तो ईरान में 246 से ज़्यादा व्यक्तियों को मृत्युदंड की सज़ा 2020 में दी गई है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि चीन विश्व में सर्वाधिक मृत्युदंड की सज़ा देता है, परंतु चीन के जो आंकड़े हैं वह सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, और विश्व का ऐसा मानना है कि विश्व में सर्वाधिक जो मृत्युदंड है वह चीन में दिया जाता है। इसके पश्चात है कि मई 2020 में सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह चाड है, जिसने सभी अपराधों के लिए मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त कर दिया है। आगे है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में एशिया प्रशांत के जिन देशों में मृत्युदंड की सज़ा क्रियान्वित की गई है वे हैं भारत, बांग्लादेश, चीन, उत्तर कोरिया, ताइवान एवं वियतनाम। ये देश हैं जहां 2020 में मृत्युदंड की सज़ा क्रियान्वित की गई है। वहीं अगला रिपोर्ट है कि हमारा कि जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री थे। यहाँ ध्यान देने योग्य एक तथ्य है कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष। इसके पश्चात है कि 15 जनवरी 2021 को रूस ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि प्रभावी हुई थी वर्ष 2002 से। यह संधि मूल रूप से यूरोपीय देशों तथा यूरोपीय देश, अमेरिका और रूस के मध्य हस्ताक्षरित की गई थी।
आगे है कि नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि UNTPNW इस संधि का नाम है। यह प्रतिबंध संधि 22 जनवरी 2021 ईस्वी से लागू हुई थी। इसके पश्चात है कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण पीपुल्स क्लाइमेट वोट के नाम से जाना जाता है तथा यह जो जनमत सर्वेक्षण है यह UNDP के द्वारा करवाया गया था, जिसका परिणाम भी UNDP ने ही 27 जनवरी 2021 ईस्वी को जारी किया था। इसके अतिरिक्त है कि UNDP के इस वोट में शामिल देशों की संख्या कितनी थी? तो 50। इसके बाद है 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया गया? किसके द्वारा मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह दिवस मनाया गया था। आगे है उइगर मुसलमानों पर चीन की कठोर नीति पर निगरानी रखने के लिए फाइव आइज नेटवर्क में शामिल होने की मंशा किस देश ने प्रकट की है? तो वह देश है जापान। फाइव आइज नेटवर्क जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मार्च 1946 में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के मध्य एक हस्ताक्षर किए हुए समझौते के परिणाम स्वरूप इसका अस्तित्व आया था। फाइव आइज नामक गठबंधन का जो मूल उद्देश्य है वह है सिग्नल अवरोधन के माध्यम से खुफिया सूचनाएं साझा करना, यानी जो भी देश इस फाइव आइज नेटवर्क में शामिल होंगे वे एक दूसरे के साथ में खुफिया सूचनाओं का आपस में साझा करेंगे। इसके बाद है कि वर्तमान में इस गठबंधन में शामिल कितने देश हैं? तो 5 देश इस गठबंधन में शामिल हैं। कौन कौन से देश हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड फाइव आइज समूह में शामिल हैं। वहीं दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक पारित करने वाला देश कौन सा था? तो वह था अमेरिका। अमेरिका ने तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक पारित किया है। इसके पश्चात है संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु MOU पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो वह है केरल। केरल ने 21 दिसंबर 2020 को UN वीमेन के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसके बाद है दिसंबर 2020 में एक द्वीप चर्चा में आया था जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा इस देश पर बांग्लादेश का नियंत्रण है। बांग्लादेश की सरकार ने इस द्वीप पर रोहिंग्या मुस्लिमों को बसा रही है। तो ध्यान रखिएगा इस द्वीप का नाम था मसान चार द्वीप, जिस पर बांग्लादेश की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रहे हैं। इसके बाद है 28 दिसंबर 2020 को मानव रहित हवाई प्रणालियों या ड्रोन पर एक नियम बनाया है। किसने? तो अमेरिका ने। इसके बाद है कि 8 दिसंबर 2020 को फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा वर्ष 2020 में विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 17वीं वार्षिक सूची जारी की गई है। इस सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। तो पहली भारतीय है निर्मला सीतारमण, इन्हें 41वां स्थान दिया गया है विश्व में। इसके पश्चात हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, इन्हें विश्व में 55वां स्थान दिया गया है तथा 68वें स्थान पर किरण मजूमदार शॉ को रखा गया है। आगे है दिसंबर 2020 में चीन एवं नेपाल के द्वारा एक संयुक्त घोषणा की गई है। वह घोषणा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि से संबंधित थी। चीन और नेपाल ने यह बताया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है तथा अब माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। आगे है हाल ही में
चीन ने तृतीय पीढ़ी के नाभिकीय रिएक्टर का परिचालन प्रारंभ किया है। इस नाभिकीय रिएक्टर का नाम हुआलांग 1 है। ये ध्यान रखिएगा, चीन का तृतीय पीढ़ी का नाभिकीय रिएक्टर है। इसके पश्चात है कि 15 दिसंबर 2020 को जिन 2 अरब देशों ने इजराइल के साथ समझौता या राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वह 2 देश हैं संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन। वहीं इस समझौते का नाम अब्राहम समझौता रखा गया है। यह समझौता अमेरिका के व्हाइट हाउस में हस्ताक्षरित हुआ था। इसके अतिरिक्त है कि इस अब्राहम समझौता के लिए जो मध्यस्थता थी वह अमेरिका के द्वारा किया गया था। आगे है 16 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो वह था एंडोरा। एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य है। आगे है कि अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो यह बराकाह नाभिकीय संयंत्र है। इस संयंत्र की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में की गई है तथा इसका संयुक्त रूप से डिजाइन एवं इसका जो विकास है वह अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम तथा कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम के द्वारा की गई है। इस बाराकाह संयंत्र के अंतर्गत 4 परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक रिएक्टर की जो क्षमता होगी वह क्षमता 1400 मेगावाट की होगी। अब है कि अरब जगत का पहला एवं विश्व का 33वां राष्ट्र जिसने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का विकास किया है तो वह है यूएई। यूएई विश्व में 33वां स्थान है इसका, जो नाभिकीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेगा। आगे है CICA का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, CICA का पूर्ण रूप है। तो 24 सितंबर 2020 को वर्ष 2020 और 22 की अवधि के लिए CICA की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो वह देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने इस समूह की अध्यक्षता 2 वर्षों की अवधि के लिए ग्रहण की है। आगे है 14 सितंबर 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य किस देश को चुना गया है? तो वह भारत है। भारत को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य चुना गया है। वहीं है आगे है कि हाल ही में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अपनी अभिनव अभियांत्रिकी उन्नत प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक योगदानों हेतु IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स माइलस्टोन प्रदान किया गया है। तो किसे? तो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT पुणे को यह माइलस्टोन प्रदान किया गया है। वहीं वर्ष 2012 में यह माइलस्टोन किसे प्रदान किया गया था? तो पहला है कि वर्ष 1885 में सर JC बोस द्वारा रेडियो तरंगों के उत्पादन एवं अभिग्रहण के प्रदर्शन को, और दूसरा है वर्ष 1928 में सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए IEEE का माइलस्टोन प्रदान किया गया था और वर्तमान में इसे जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे को प्रदान किया गया है। आगे है कि 7 अगस्त 2020 को यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग ने उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी रेडी टैग प्रदान किया है। उड़ीसा के ये 2 गांव कौन से हैं? तो एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है नोलिया शाही, जहां वेंकट रायपुर गंजाम जिला में स्थित है और नोलिया शाही जगत सिंहपुर जिला में शामिल है। वहीं हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला विश्व का पहला देश है भारत। आगे है कि सतत विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है। कब? तो 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है। यहाँ एक तथ्य है कि प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आगे है जुलाई 2020 में
विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया है? तो वह तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान WTO का 25वां पर्यवेक्षक देश है। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164 है। इसके पश्चात है वह अमेरिकी राष्ट्रपति जिसने मूलतः 1955 में खुले आकाश की संधि या ओपन स्काई ट्रीटी की परिकल्पना की थी। तो वे थे ड्वाइट आइजनहावर ने खुले आकाश की नीति की परिकल्पना की थी। यह संधि 1 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी तथा 22 मई 2020 को अमेरिका ने खुले आकाश की संधि से औपचारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी थी। इसके पश्चात है कि अमेरिका के अलग होने के पश्चात 15 जनवरी 2021 को रूस ने भी इस संधि से अलग होने की घोषणा कर दी थी। इसके पश्चात है आपका कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी को लॉन्च कब किया गया है? तो 15 जून 2020 ईस्वी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी को लॉन्च किया गया है। इसके संस्थापक देशों में शामिल कौन सा देश है? तो भारत इसके संस्थापक देशों में शामिल है तथा इस संगठन की सचिवालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के पेरिस में इस संगठन का सचिवालय स्थापित किया जाएगा। वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी के 2 विशेषज्ञ केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक केंद्र मॉन्ट्रियल में होगा और दूसरा केंद्र पेरिस में ही स्थापित किया जाएगा। इसके पश्चात है कि 27 मार्च 2020 को नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला कौन सा देश है? तो उत्तरी मैसिडोनिया ने 27 मार्च 2020 को नाटो की सदस्यता ग्रहण की है। उत्तरी मैसिडोनिया नाटो का सदस्य बनने वाला 30वां राष्ट्र है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाला 30वां देश कौन सा है? तो उत्तरी मैसिडोनिया। आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने और समझने को मिला होगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ प्रेस नोटिफिकेशन वाली घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले घटना चक्र के अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।